मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात रखूंगी। जब मैं विद्यार्थी थी तो सेवाराम यात्री जी के बारे में सिर्फ उनका फुल नाम कभी नहीं छपता था। कहानियां मैं पढ़ती थी। जब मैं दिल्ली आई, रविंद्र कालिया जी से आधार प्रकाशन पर मैं संवाद कर रही थी तो किसी ने पीछे से कहा कि यात्री जी आ गए। मैंने कहा मैं इनसे सबसे पहले पूछती हूँ कि इनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई थी कि इनका पूरा नाम क्या है। मैं सीधे सामने खड़ी और मैंने कहा सर अपना पूरा नाम बताइए। वो एकदम हचकिचा गए कि इतनी छोटी सी लड़की ये क्या पूछ रही है। खैर उन्होंने नाम बताया। उस संवाद की छवि हमारे पास अभी तक है, हमारे आर्काइव में कहीं पड़ी हुई है, कभी खोज करके निकालूंगी। तो जब मुझे यहाँ से आमंत्रण इसके पहले भी आया था, लेकिन मेरी कुछ बाध्यताएं रही, कुछ मजबूरियां और परेशानियां रही, मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन जब सिनी ने कहा तो मैंने कहा इस बार चाहे जो भी बाधाएं आएंगी मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि एक तो सेवाराम जी को स्मृति को मैं नमन भी करना चाहती थी और इस कथा शिविर को भी देखना चाहती थी। क्योंकि जब हम कथा शिविर शब्द का प्रयोग करते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि सन 1904 में सबसे पहले क्रैकबर्न में इसकी शुरुआत हुई थी कि शिविर क्यों लगाया जाना चाहिए, शिविर का उद्देश्य क्यों होना चाहिए और एक शिविर किसी के लिए क्यों जरूरी है। हालांकि उन्होंने शुरुआत की थी विद्यार्थियों के लिए कि एक विद्यार्थी को अपने करियर में स्टेब्लिश होने के लिए या अपने करियर का बेहतर चुनाव करने के लिए उसे शिविर की जरूरत है। लेकिन वह शिविर धीरे धीरे चलते चलते कहानियों तक आया और यह कितना सुंदर है और कितना सुखद है। इस तरह का आयोजन करना अपने आप में बहुत श्रमसाध्य और दुष्कर होता है, क्योंकि कहानी पर सीधे अपने आप को झेलना होता है कि प्रतिक्रियाएं अभी आएंगी और आपको उससे सीधे अवगत होना होता है। जब कहानी पाठ की बात शुरू हुई है तो सुमित्रा जी ने अपनी कहानी का शीर्षक रखा अच्छे आदमी। हालांकि अच्छी भली कहानी का शीर्षक होगा खोमचे वाला ही, क्योंकि उसी से संप्रेषित है और कहानी के खोमचे वाले में एक दम है। तो शीर्षक किसी भी कहानी का प्राण तत्व होता है। मुझे लगता है जो चीज देखने में सुंदर नहीं है वह खाने या पहनने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह से अगर शीर्षक बेहतरीन नहीं है तो कहानी का स्वाद भी बदमजा ही रहेगा। तो कहानी का शीर्षक मुझे लगता है खोमचे वाला ही बेहतर होगा। दूसरा, कहानी को जब मैं सुन रही थी तो मुझे इस कहानी में कोई नवीनता नहीं लगी और ना मैं पहली बार सुन रही थी। इस कहानी को सुनने के दौरान मुझे रज्जब अली याद आ रहे थे। उन्होंने आजमगढ़ के पृष्ठभूमि को लेकर के प्रयागराज पर कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी गढ़ी है और वह किताब रज्जब अली के नाम से ही प्रकाशित आधार से है। उस कहानी की ध्वनि मेरे दिमाग में थी। काशीनाथ सिंह के पिताजी याद आ रहे थे कि वो किस तरह से गर्मी में बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा और बेटा सोचता है कि पिता का क्या होगा। दोनों के बीच का जो वो द्वंद है वो आपको कसक पैदा करती है कि आप अंत तक पढ़ जाते हैं और यह कहानी अंत तक कसक नहीं पैदा करती है। मैं क्षमा के साथ आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी कहानी की पहली ही लाइन अगर पाठक के दिमाग में हॉन्ट नहीं करती है तो वह कहानी वहीं फेल हो जाती है। लेकिन आपकी एक बात की मैं बहुत हृदय से प्रशंसा करती हूँ कि आपके पाठ करने की शैली बेहतरीन है, बहुत प्रवाहमयी है, संप्रेषणीय है और बहुत सलीके से आपने अपनी कहानी का पाठ किया। लेकिन संवाद को जोड़ने के लिए आपने बार बार अगर मगर पर इन शब्दों का जो प्रयोग किया है, अगर उसे हटा देंगी तो आपकी कहानी अपने आप आगे बढ़ती जाएगी और कहानी एकल संवाद की है। एक रास्ता है कहानी में परतें नहीं है, लेयर नहीं है और जो एक डेप्थ कहानी की मांग होती है कि कहानी हमें गहराई तक ले जाए, वह मिसिंग है कहानी में। ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कुछ लाइनें बड़ी अच्छी हैं, कुछ पंक्तियां बड़ी अच्छी आती हैं जो पहले सुनाई जा चुकी हैं। अपने जड़ों से कट जाना भी इतना भी आसान नहीं, सुपरसोनिक स्पीड और ठेले दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। इसमें सूरज प्रकाश का किरदार बहुत ही डल है। एक पुत्र की भूमिका में वो मुझे कहीं से जस्टिफाई नहीं करता हुआ लगा। वो अपने ही घर लौट रहा है, अपनी संस्कृति से परिचित है, तो जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाह रहा है या जिसके साथ रह रहा है, शब्दों में तो वो नहीं आता है कि लिव इन में रह रहा है, लेकिन वो धड़ल्ले से उसके घर में अगर वो खेल के बाद पहुंच रही, इसका मतलब वो साथ रह रहे हैं, संवाद में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहानी कहीं ना कहीं है।
तो इतना तो उसे पता होगा कि उसके होने वाली पत्नी का परिवार कैसा है, उनका परिवेश कैसा है। तो वो कहानी के डिटेलिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो संकेत में ज़्यादा बांध सकती थी। दूसरी कहानी शकील अहमद सैफ जी की है। कहानी का शीर्षक मुझे लगता है कि इस पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। कहानी बेहतरीन और गंभीर बन सकती थी, लेकिन कहानी सपाट बयानी है, बिल्कुल अखबार के कतरन की तरह। मैं बहुत सरल शब्दों में कह रही हूँ, उसमें कोई मैं लेयर लगाना नहीं चाहती, क्योंकि जब इस कहानी को मैं पढ़ रही थी तो मुझे नई नूर ज़हीर की किताब याद आ रही थी, अपना खुदा एक औरत। उसके बाद मुझे इम्तियाज की कुफ्र याद आ रही थी, और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो मुझे पाकिस्तान की ही फिल्म बोल याद आ रही थी। जब इन सब चीजों को मैं ध्यान में रखती हूँ तो ये कहानी कहीं नहीं ठहरती है। निज अनुभव को कहानी में ढालने के लिए हमें कहानी कला तत्व से भी अवगत होना होगा। आपकी कहानी में परिवेश नहीं उभरता है, एक बयानी के तौर पर एक गोल चक्कर में फंसा हुआ वो गुंबद है, गुंबद के आसपास लोग हैं, और उस गुंबद में वो आदमी है, और उस आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है वह भी गहराई में नहीं जाता है। पाठक के दिमाग में वो कहानी ठहरती नहीं, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल एक लाइन भी नहीं ठहरी है। तो मैं अपने अनुभव जगत के आधार पर कह रही हूँ, और ऐसी कहानियाँ हजारों लिखी गई हैं, विभाजन पे हजारों कहानियाँ लिखी गई हैं। जब हम एक छोटी घटना की बात करेंगे तो तमस को हम कैसे भूल सकते हैं। एक सुअर उस पूरे परिदृश्य का रचयिता बनता है, तो हम तमश और भीष्म साहनी को भूल ही नहीं सकते, और उससे भी आगे जाएंगे तो हम यशपाल को कैसे भूल जाएं, जिन्होंने झूठा सच के माध्यम से पूरा काल तत्व हमारे सामने रख दिया। और जब कृष्णा शोभती को हम याद करेंगे तो सिक्का बदल गया में यही परिवेश आता है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं तो ऐसी कहानियों को लिखने से पहले हमें दो चार ऐसी कहानियों से भी अवगत होना चाहिए कि दरअसल ऐसी कहानी को कैसे बुने कि पाठक के दिमाग में वह रह जाए। जो चीज़ जहन में नहीं रहेगी उसकी प्रशंसा या कहीं छपने के बारे में सोचना या अपेक्षा रखना मुझे लगता है कि निर्मूल होगा। और कहानी में कहानी कम औजार अधिक था, माफ कीजिएगा शकील साहब, कहानी कम औजार अधिक था, और वो औजार इस तरह से थे, न वो विभत्स हो रहे थे, न संवेदनशील बना रहे थे, न किरदारों के साथ घट रही घटनाओं से हमें जोड़ रहे थे। जब फिल्म का कोई दृश्य आता है तो पूरा दृश्य भले ना आए, लेकिन अरुई के पत्ते से टपकता हुआ बूंद ही अगर नीचे गिरता है तो वो अंदर तक घुस जाता है, ओह इस घर में क्या घटा होगा। वो चीज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। कहानी कला की दृष्टि से भी नहीं थी, और आपके शाब्दिक गुंजलक में भी नहीं था, और उर्दू के शब्दों के प्रयोग बहुत सुंदर आपने किए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आपका पाठ बहुत खराब था, बहुत खराब था। पाठ एकदम दिल में नहीं धंसा हमारे। कहानी गोल चक्कर जितनी देर तक काटती रही उतनी देर तक मैं भी चक्कर काटती रही कि अब खत्म होगा, अब गुंबद खत्म होगा। तो उस इंतजार में कहानी कहीं गोल गोल घूमती रह गई। और जब किसी यथार्थ को कहानी में ढालते हैं तो निज अनुभव का संवाद करने से के दौरान मुझे लगता है कि अगर आपने सच में भूलता है जाके पीर पटे न बेवाई क्या जाने का पीर पर आई, अगर सच में आपके पैर में बेवाई फटी है तो वह पीड़ा आनी चाहिए थी। वो पीड़ा नहीं थी, वो कशक नहीं था, वो दर्द नहीं था, वो जो एक संप्रेषण का उन्माद होना चाहिए था वो कहानी में कहीं नहीं था। और इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि यह कहानी उपन्यास बन सकती है। माफ कीजिएगा, कहानी कहानी है, उपन्यास उपन्यास है, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। यह गलतियां हिंदी साहित्य में कुछ दशकों से बकौल उदाहरण शिव प्रसाद रुद्र कासिके के आधार पर लिया जा रहा है, बहती गंगा। लेकिन बहती गंगा उपन्यासिका कहा गया उसे, ना कि उपन्यास कहा गया। तो मुझे लगता है कि अपना ज्ञान भी करेक्ट करते चलना चाहिए। बहती गंगा का उदाहरण लेकर न जाने कितने लोगों ने अपनी कहानियों को उपन्यास में जबरदस्ती पाठकों पर लाद दिया। योगिता यादव जी ने अपनी लंबी कहानी हंस में छपी उसे बाद में उपन्यास के रूप में तब्दील करके सामयिक से प्रकाशित कराया।
मुझे लगता है कि हम आपके प्रश्न को भी लेंगे, हम यहाँ अभी पूरी बात रखेंगे और सुनेंगे भी। हमसे जो प्रश्न आएगा हम उसका भी उत्तर देंगे। कहानी को कभी भी उपन्यास में तब्दील करने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहानी की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई एकल हो सकती है, लेकिन उपन्यास अपने देश, काल, परिवेश और चरित्र इन स्तरों पर बहुत मल्टी लेयर्ड होती है। उसकी गहरी परतें होती हैं। आसपास का परिवेश जब हम बुनते हैं तो हम अपने घर की सिर्फ बात नहीं करते, हमारे पड़ोस में क्या हुआ, हमारे पड़ोसी के घर क्या रहा, हमारे पड़ोसी के बगल का क्या दृश्य है, वह भी आता है। और कहानी में इतना कुछ नहीं आ सकता। समानांतर कला, लंबी कहानियां लिखने की समानांतर कला सब में नहीं, इसीलिए लंबी कहानियां साधने वाले ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं वो बिरले लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो पास हुए हैं, आमतौर पर फेल हो जाते हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी अपनी लंबी कहानी में फेल हो गई हैं, पिछले साल ही आई थी, और उन्होंने उपन्यासिका कह को उसको प्रकाशित तो करा लिया, लेकिन वही है ढाके 3 की बात की तरह, जबकि उनका नाम एक बड़ा नाम है। तो कभी भी कहानी को उपन्यास में ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उपन्यास की लंबाई कतर के कहानी में नहीं लानी चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है बतौर पाठक। क्योंकि दोनों दो नोक होते हैं, और आपकी कहानी में दृश्य निर्माण में भी आप चूक गए हैं। तो कितनी सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं कहनी चाहिए, हो गई, और इतना काफी है। जब नमाज की बात आ रही थी, छोटी सी घटना को, तो अभी परसों नरसों एक रिपोर्ट आ रही थी कि दिल्ली में सड़क में नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस या हमले हुए। पुलिस क्या नहीं करती है, यहाँ पुलिस विभाग के लोग बहुत सारे लोग हैं, और उन्हें पता है कि कई बार जहाँ स्टोरी नहीं होती वहाँ भी स्टोरी बनानी पड़ती है, और बनाई जाती है। और कई बार सत्ता का दबाव होता है, कई बार खुद को बचाना होता है, और बहुत सारी वजह होती हैं। इतना तो हम लोग भी समझते हैं और जानते हैं और देखते हैं। तो घटना और कहानी के फर्क को हमेशा अलग रखना चाहिए। सुधा गोयल जी तनिक रुको लल्ला, सूक्ष्म भाव और अपनत्व की कहानी है, और मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकहरी कथा इनके अपने अनुभव जगत की कथा है। जब मैं अनुभव जगत कहती हूँ तो मैं दीपक शर्मा, श्री बालाजी, उषा किरण खान और चंद्रकांत सुरेस्का जी को याद करती हूँ। आज की तारीख में दोनों लोग नहीं हैं, और 2 लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। इस तरह की कहानियों में एक जो सूक्ष्म गहराई होती है, इन लोगों से हम सीख सकते हैं, बिल्कुल कला कौशल के तौर पे। एक छोटी सी घटना को कैसे वो अंदर तक ले जाती हैं। जैसे दीपक शर्मा जी एक बड़ी छोटी सी कहानी लिखी है, बुनाई, लेकिन आप उसको पढ़ते जाइए तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं यही तो कहना चाहती थी, और एक कसक रह जाती है। जिस चीज में कसक रह जाए ना, वो याद रह जाती है। आपकी कहानी में वो कसक नहीं थी, और मुझे नहीं याद रहेगी, मुझे लगता है। और शिल्प की बात, और इसमें जब बार बार वो याद कर रहे हैं तो वो आदतों को याद कर रहे हैं। मैं इन्हीं की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि प्रेम नहीं था। अगर मैं इस कहानी को देखूं तो अभी पिछले साल वंदना यादव का उपन्यास आया था शुद्धि, बिल्कुल इसी किरदार पे, इसी तरह का। सूबेदार के चले जाने के बाद सूबेदारनी एक बड़ा तस्वीर बनवाती है और घर के ठीक सामने लगवा देती है। आते जाते वो हमेशा यह देखती हैं कि वह मेरा पति उस तस्वीर से ही मुझे देख रहा है कि अच्छा तुम कहाँ जा रही हो, तैयार होके क्या करने जा रही हो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसी कुछ ध्वनि मुझे निकल रही थी कि उनके अंदर यह नहीं था कि हम इतने लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे हैं, तो संवेदना होनी चाहिए थी। वो संवेदना नहीं थी, जरूरतें थी। जरूरतें किसके पास नहीं है? अगर हम ज़रूरतें ही बांटते रहेंगे तो दुनिया में ज़रूरतों के लिए जगह बहुत सारी हैं। और मुझे लगता है कि आजकल तो गिव एंड टेक की सोसाइटी में हम लोग हैं, एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाला है। ऐसे में कहानी थोड़ी सी संदेश परक नहीं बन पा रही है, और जरा सा करने पर मुझे लगता है कि बन जाएगी, क्योंकि आपने अपने अनुभूति को यहाँ पे रोया है और आपके अनुभव से निकला है। जब आप अपनी बात रख रही थी तो आपने बहुत क्लियर किया कि अनुभव जगत की कहानी है, लेकिन अनुभव जगत को जब कहानी में लेकर आते हैं
तो कहानी के भी अपने कुछ मीटर हैं, हमें उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि कहानी अपना अनुभव तो हो सकता है, निज दुख तो हो सकता है, सबके पास अपना अनुभव। अभी हमने 2 संस्मरण भी सुने जिसे मैं कायदे से संस्मरण भी नहीं कहूँगी, लेकिन उस निज अनुभव को कहानी कला में निरूपित करना भी एक कला है, ताकि वो सबकी बन जाए। हमारा जो निजी अनुभव है, कोई भी पढ़े तो कहे मैं भी तो ऐसा था, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ, मैं भी इस दर्द से गुजरी हूँ, ये मेरी अनुभूति है। वो नहीं था, वो होता तो मुझे लगता है यहाँ सबके लिए वो एक बड़ी बात होती, या आंखें नम होती या दिल में ठहर जाती कि हाँ ये हमारे साथ भी हो सकता है, या ये हमारा भी अनुभव है। उसके बाद की जो 2 चीज़ें सुनाई गई, तो ना वो कहानी है ना वो संस्मरण है, दरअसल वो विवरण है। वो यात्रा विवरण सबके पास होते हैं, और यात्रा विवरण को भी सलीके से दर्ज करने की कला है, वो हमने राहुल सांस्कृत्यायन से सुना है। जब वो अपने दुर्गम यात्राओं की जोजिला घाटी का वर्णन करते हैं, तो नागाओं का वर्णन करते हैं, खास करके ऋषि नागाओं, महिला नागाओं की बातें करते हैं, तो उसका वर्णन पढ़िए, क्या ही कमाल का वर्णन है। तो यात्रा विवरण के भी अपने डेप्थ होते हैं, और अगर हम उस डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्मरण नहीं सुनाए जाने चाहिए। मंदिर, मस्जिद, शिवालय, सभी के जीवन के अपने अनुभव होते हैं, कोई चमत्कार से देखता है, कोई अलग नज़र से देखता है। तो धर्म को धारण करने की जो अनुभूति है, उसे शस्त्र की तरह प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आजकल हो यही रहा है कि हम उसके कंधे पे बैठकर या तो कंदूक बन जाना चाहते हैं या फिर कच्छप बन जाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। बाकी कबीरदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था, कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो वो आपकी नज़र का सवाल है। बाकी कथा शिविर में कथा रस कम था, लेकिन कथा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने अपनी कथा सुनाई, या जिन लोगों ने अपनी कहानियाँ लिखी हैं, या जो लोग आकर मौखिक तौर पर भी सुनाए हैं, मुझे लगता है उसको लिख करके ही सुनाएं, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हैं तो अपनी ही लिखी चीज़ों को ज़रूर पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो खुद को भी करेक्ट करते हैं, और जब हम करेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपनी ही कमियों को चिन्हित करते जाते हैं, और चिन्हित जब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने पाठकों को कुछ बेहतर देते हैं। ये कहानियाँ अभी इतनी इन दशकों में कहानियाँ बहुत लिखी जा रही हैं। अगर आप लोगों की कहानियाँ किसी अखबार या पत्रिका में आ जाएगी तो आपके 1-2 लोग तो शायद इसको नोटिस ले लेंगे, बाकी लोग कहेंगे क्या है, नया क्या है, इसमें शिल्प क्या है, भाषा क्या है, आपने कौन सी नई बात उठाई है, या कौन सा नया उदाहरण दिया है, या इस समाज को कौन सा संदेश दे रहे हैं, या परिवर्तनगामी बनाने की क्या संभावनाएं आपकी रचना में। अगर कहानियां संदेश नहीं दे रही हैं तो कम से कम संवेदना को झंकृत तो करें। हर कहानी संदेश भी नहीं दे सकती, उपदेश भी देना अच्छा नहीं है, लेकिन वो संवेदना को हमारे झंकृत तो करें, हमारे किसी अतीत के पीड़ा को कहीं हल्के से छू के तो गुजरे कि हाँ अरे मेरा एक सूखा हुआ दर्द था जिसे इसने छू लिया, मुझे भी दर्द का एहसास हुआ। अगर वो एहसास कहानी जगाने में नाकाम है तो मुझे लगता है अपनी ही रचना को बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार करेक्शन करना चाहिए। बाकी आप प्रश्न जो कुछ नहीं था